आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की ओर। पहली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत को लेकर चल रही अटकलों पर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर साफ कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ न तो कोई बातचीत चल रही है और न ही कोई वार्ता तय है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान पर नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला और सक्रिय बताया है। ट्रंप के मुताबिक समुद्री रास्ते में मौजूद सभी बारूदी सुरंगों को या तो हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण हालात को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं से मुलाकात कर उनसे संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने युवाओं के साथ बातचीत की और सेल्फी भी ली। बता दें कि नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं के साथ चर्चा बेहद जो है सार्थक रही और उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। साथ ही नई शिक्षा नीति को और प्रभावी तरीके से लागू करने और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी उठाई है। युवाओं ने नई पीढ़ी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी सुझाव दिए हैं। नितिन नवीन ने कहा कि देश के युवा अपने साथ साथ देश के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की अच्छी समझ है और वे दोनों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। I have sit with my young friends and we have definitely got a good fruitful talks with them. We have a good advice given by them. I have sit with my young friends. वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास कार्यालय पर स्टीयरिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं, नीतिगत फैसलों और सहकारिता विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए जनहित से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने और काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं बता दें कि बैठक में विभागीय स्तर पर लंबित कार्यों और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण संगठनात्मक और विकास संबंधी बैठक की है। बैठक में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद, स्थानीय विधायक और भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उनके क्षेत्रों की समस्याओं और जनता से मिले फीडबैक की जानकारी ली है। उन्होंने विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक जो है पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य उन्नति की 8वीं महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है। बता दें कि बैठक में प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। इस दौरान जयपुर सचिवालय से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे संवाद किया है।
जिला कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक समय सीमा के भीतर पहुंचाया जाए। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में सरकार की प्राथमिक योजनाओं की प्रगति और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आई सुरक्षा सखियों और कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप यानी कि CLG के सदस्यों से सीधा संवाद किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने सुरक्षा सखियों और CLG सदस्यों को पुलिस और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महिला सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कार्यक्रम में गृह विभाग और राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने हजारों सालों तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां समाप्त हो गई। उन्होंने इसलिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए, स्वतंत्र रहते हुए अपना काम करे और इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करे। और मैं आपसे कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम देश की अर्थव्यवस्था की तरफ देखते हैं। तुम 12वें पायदान पर थे, आज हम चौथे पायदान पर आ गए। आने वाले समय में हम तीसरे पायदान पर आने वाले हैं। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, हमारे युवा और महिलाओं का पूरी तरह से समर्पण के साथ सहयोग होगा तो विकसित भारत 2047 तक, जब स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, दुनिया में भारत पहले नंबर का। रुक करते अगली खबर की ओर। मसूरी में वंदे मातरम के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में पिक्चर पैलेस कुल्लड़ी क्षेत्र में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूका। वहीं बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम के पूरे गायन में बाधा डालकर राष्ट्रगीत के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम और देश की राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा प्रतीक है। सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुड़ा और मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है और कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान सभी को करना चाहिए। बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ में, जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, वो हिंदू थे, बंगाली थे, तो जायज है कि जो उनकी इमेजरी होगी उसमें दुर्गा माँ होंगी, शक्ति होंगी, और क्या बुरा है इसमें हम बोलते हैं कोटि कोटि कल कल निनाद करें, मतलब कोटि कोटि कंठ हम सब एक साथ उठें, कोटि कोटि। अलीगढ़ के शाहजमल स्थित नई ईदगाह की बता दें कि दुकानों के बाहर किए गए कथित अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नगर निगम की टीम ने दुकानदारों को 15 दिन का नोटिस वो जारी करते हुए दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को खुद हटाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक दुकानदारों को अपनी दुकानें निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए कहा गया है। वहीं नोटिस में साफ किया गया है कि
तय समय सीमा के भीतर अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर नियमानुसार जो है कार्रवाई करेंगी। वहीं नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद नई ईदगाह क्षेत्र के दुकानदारों में जो है वो हलचल बढ़ गई है। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि 15 दिन की समय सीमा के बाद नगर निगम किस तरह की कार्रवाई करता है। सीकर एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अयोध्या साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों को 2,80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने परिवादी के खिलाफ दर्ज मामले में कार्रवाई नहीं करने और मामले को जो है रफा दफा करने के एवज में 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत की रकम लेने के बाद आरोपी अयोध्या लौट रहे थे, तभी सीकर बीकानेर नेशनल हाईवे स्थित रसीदपुरा टोल पर एसीबी टीम ने उनकी गाड़ी को रोककर जो है कार्रवाई की है। पकड़े गए आरोपियों में सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह, कांस्टेबल गौरव सोहन और पवन त्रिपाठी शामिल हैं। एसीबी के मुताबिक कार्रवाई से बचने के लिए आरोपियों ने टीम की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन टीम ने उन्हें रोक लिया। परिवादी ने बताया कि अयोध्या साइबर थाने की टीम द्वारा 179 बिजनेस का नोटिस दिया गया और पूछताछ हेतु बुलाया। पूछताछ हेतु बुलाने के बाद उन्होंने 4 लाख रुपए की डिमांड रखी। तो सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में भी 4 लाख की डिमांड रखी। उसके बाद 2,80,000 में ये मामला सेट हुआ। इसमें प्रकरण परिवादी का साइबर अपराध में कुछ नाम था, उस नाम को उसने हटाने की एज में ये 2,80,000 रुपये डिमांड की थी। इसमें एक सब इंस्पेक्टर यशवंत सिंह और कांस्टेबल गौरव सोहन और पवन को 2,80,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इसमें विशेष भूमिका हेड कांस्टेबल महेश कुमार की हुई। ये जो है रकम लेकर के जा रहे थे, उसके बाद में कोई भागने का प्रयास किया? नांदेड़ के शाहपुर ग्राम पंचायत में दलित बस्ती सुधार योजना के फंड को लेकर जांच जो है तेज हो गई है। शिकायत के बाद जांच समिति ने कई तारीखों पर ग्राम पंचायत के आर्थिक रिकॉर्ड की पड़ताल की है। जांच में सामने आया कि 21 फरवरी 2012 से 24 नवंबर 2025 तक का बैंक स्टेटमेंट तो उपलब्ध है, लेकिन खर्च का पूरा हिसाब बताने वाली कैश बुक रिकॉर्ड में नहीं मिली। मांगे गए दस्तावेज पेश करने के लिए तत्कालीन ग्राम सेवकों को नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन 12 अगस्त की जांच तक संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। वहीं 2016 से 2023 के बीच करीब 1,37,00,000 रुपए की राशि पर ऑडिट आपत्ति दर्ज है। अब करोड़ों के फंड के खर्च और रिकॉर्ड को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। सूरत के चौक बाजार इलाके में 16 अगस्त को हुई कल्पेश पारधी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में डेनिश उर्फ डेन्यू, भागीरथ और सुरेश बावलिया को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जांच में हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी डेनिश आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले बता दें कि कई कार्रवाई हो चुकी है। वारदात के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक कल्पेश पारधी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस हत्या की पूरी वजह और अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में प्रभु नगर नाम का एरिया है, जहां पर एक व्यक्ति कल्पेश जीवन भाई पारधी नाम का, जो अपने घर के बाहर कॉलोनी के गेट के पास बेंच पर बैठा था, तो एकदम से लगभग 11 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर 3 अजाने व्यक्ति आते हैं, जो उस पर सडनली प्रहार करना शुरू करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति चाकू का उपयोग करके उसके कमर के भाग और कमर से नीचे के हिस्से में चाकू से प्रहार करता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है।
जैसे ही सूचनाएं लोकल पुलिस स्टेशन को मिलती है, वो तुरंत ही अपनी सर्वेलेंस टीम और साथ ही साथ जोन की एलसीबी टीम जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं उनके एनालिसिस करके अपने ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तीनों जो अजाने पुरुष हैं उनकी खोज करना शुरू करती है और कुछ ही घंटे में तीनों जो आरोपी। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी में 22 साल के मनीष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 13 अगस्त को देहरादून मसूरी मार्ग पर हुई इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने मसूरी कोतवाली का घेराव कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक के भाई मनोज का आरोप है कि मनीष का एक युवती से विवाद चल रहा था और घटना से एक रात पहले 0 पॉइंट क्षेत्र में युवती और कुछ युवकों से उसका विवाद भी हुआ था। बता दें कि परिजनों ने घटनास्थल की परिस्थितियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने मनीष के मोबाइल कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ये था कि रात्रि के समय में जब वो घर से निकला था, ठीक है ना, तो 12 तारीख रात्रि को वो निकला था, ठीक है। तो कहीं माल रोड में और इंदिरा कॉलोनी में उसका झगड़ा हुआ कि वो लड़की के द्वारा, ठीक है, जो कि हमें सुबह को मॉर्निंग 13 तारीख को पता चला। और उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने रात्रि को मध्य रात्रि को जब उन्होंने झगड़ा करा, ठीक है, तो कई लड़के भी आ रखे थे वहाँ, ठीक है। तो लड़की भी सामने थी, तो उनको वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी रात्रि को मेरे भाई जो है जब घर से निकला रात को 12-1 बजे, तो मेरा भाई सुबह को जो है उसने उसकी या हत्या कराई गई है। मुझे तो ये पूरा डाउट है कि फांसी लगाने का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो उसकी हाइट है और गाड़ी की हाइट है वो 6 फुट के लमसम में ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से वहाँ नीचे रस्सी बांध रखी थी, तो वो बिल्कुल मैं कह नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की है, वो एक हत्या ही है, ठीक है। अब हमें चाहे गुमराह किया जा रहा है, लेकिन उसका हमें तो अभी कुछ हमें इतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे भाई की हत्या हुई है बस। लड़की का जो है महक थापा नाम की लड़की है, ठीक है, उसके साथ प्रेम प्रसंग भी था। और जो कि उसके घर में मेरा छोटा भाई जो है उसके घर में आके उसने बोला है, उसको धमकियां दी है, पहले धमकियां इस प्रकार की दी है कि तुम मेरे से बात मत करना, ठीक है, और अगर तुम मेरे से बात करेगा, इस तरीके से उसने उसको रिलेटेड करती थी, ब्लैकमेलिंग करती थी, इस तरीके से बोलती थी कि तुम मेरे से बात मत करना, ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को पुलिस में ऐसी धाराएं लगा दूंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र के हाथीबड़ कला में बड़ा हादसा हो गया है। सेंट्रियो मॉल के सामने सर्वे ऑफ इंडिया की पुरानी दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में दीवार के पास मौजूद 26 वर्षीय युवक सचिन मलबे में दबकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टिहरी गढ़वाल के रतौली गांव का रहने वाला सचिन पासपोर्ट बनवाने के लिए आया था और चाय के ठेले के पास अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान अचानक दीवार गिर गई और वह मलबे में दब गया। हादसे में सचिन का बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही हाथीबड़ कला चौकी और डालनवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान जो है वो शुरू किया गया। पुलिस ने मलबा हटाकर युवक को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की मदद से बता दें कि दून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुरानी दीवार के रखरखाव को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं बता दें कि ललितपुर में नवोदय विद्यालय के पास दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की मदद से भारी भरकम लकड़ी को खींचा जा रहा था और इसके लिए सड़क के दोनों ओर रस्सी बांधी गई थी। बता दें कि इसी दौरान ललितपुर से ग्राम दैलवारा की ओर जा रहे बाइक सवार रमेश की गर्दन रस्सी में फंस गई। रस्सी की चपेट में आते ही रमेश बाइक से गिर गए और उनकी मौके पर ही जो है मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक कुछ दूरी तक बिना चालक के ही चलती रही। घटना की सूचना मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली ललितपुर पर वादिया श्रीमती राजो के द्वारा सूचना दी गई कि उनके पति रमेश, जो कि ललितपुर से ग्राम दलवारा आ रहे थे, रास्ते में नवोदय विद्यालय के पास बादाम सिंह के द्वारा
लकड़ी ट्रैक्टर से लकड़ी लोड की जा रही थी, जिन्होंने रोड के दोनों तरफ आड़ पर रस्सी बांध रखी थी, जिसमें मेरे पति की गर्दन फंसकर उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त सूचना पर कोतवाली ललितपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली ललित हरिद्वार में देर रात से हो रही तेज बारिश के चलते गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। भीमगोड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर चुका है और नदी 293.10 मीटर पर बह रही है। बता दी कि जबकि 294 मीटर खतरे का निशान है। पहाड़ों में लगातार बारिश के कारण गंगा में अतिरिक्त पानी पहुंचने से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं बता दी कि प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी करते हुए सभी बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए जल निकासी का काम भी जारी है। वहीं यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी लगातार जल स्तर की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इससे गंगा नदी का जलस्तर हरिद्वार में भी बढ़ा है और हमारे ऊपरी जनपदों में ऊपर जो स्टेशन हैं वहाँ पे भी जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। वर्तमान में हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से 10 सेंटीमीटर ऊपर 293.10 मीटर पर जलस्तर चल रहा है। हमारे द्वारा स्थानीय प्रशासन को और हमारे डाउन स्ट्रीम में जो बैराज और अन्य जनपद आते हैं उनको हमारे द्वारा जलस्तर की सूचना और वाटर डिस्चार्ज की सूचना लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आपदा प्रबंधन कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, जिला प्रशासन को हमारे द्वारा निरंतर सूचना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।